हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। कल मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताया था, जिसमें मैंने संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य की व्याख्या की थी। आज आप लोगों का मैंने कल जैसा कि बताया था कि आज हम लोग मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। तो आइए बच्चों, चलते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले उपवाक्य। पिछले वीडियो में मैंने उपवाक्य के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक मतलब लिख के यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से समझिएगा। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, अथवा जैसे कि कोई एक मैंने कहा था ना, जैसे राम एक बालक है, वह घर जाता है। तो उसमें जो राम एक बालक है और वह घर जाता है, दोनों एक ही में है ना। तो इसमें जो राम एक बालक है वो अलग उपवाक्य है और वह घर जाता है अलग उपवाक्य है, छोटे छोटे। तो वही बताया गया है कि जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हों। उद्देश्य और विधेय तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। उद्देश्य मतलब क्या, कर्ता, विधेय मतलब क्या, क्रिया। तो वही उपवाक्य कहलाता है। तो मैंने कल केवल बताया था, आज मैं यहाँ लिखित रूप से आपके लिए लाई हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि उपवाक्य क्या होते हैं, यानी एक ऐसा वाक्य जिसके टुकड़े हो सकते हों और जो वाक्य से भी छोटा होता है वही उपवाक्य होता है। ठीक, उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर कौन कौन से शब्द मिलते हैं, देखिए यहाँ पर। कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यद्यप, जब, जहाँ इत्यादि। यानी ये सारे शब्द क्या हैं, ये उपवाक्यों के आरंभ में यानी आगे लगते हैं। जब भी ये वाक्य आगे लगेंगे तो समझ जाइए कि ये उपवाक्य अब छोटे होने वाले हैं। ठीक, और क्या था, उपवाक्य के भेद बता दूं आपको बेटा। उपवाक्य के भेद भी आपका पूछता है। जैसे अगर क्लास 10th में दिया गया हो कोई एक वाक्य, उसमें पूछ लेता है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है और आश्रित उपवाक्य कौन है। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। उपवाक्य आप पहले समझ गए हैं। ठीक, अब इसके दो भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। दो यानी उपवाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब समझते हैं प्रधान उपवाक्य क्या होता है। देखिए, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, आश्रित मतलब निर्भर न हो, डिपेंडेंट न हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक, यानी ऐसा वाक्य जब आप उसको लिखें ना तो उसका अर्थ जो है ऐसा ना हो कि अधूरा लगे, तो वो उपवाक्य प्रधान होता है। ठीक, और जो अधूरा रहता है वो आश्रित होता है। तो देखिए यहाँ पे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। ठीक, तो इस वाक्य में मोदी जी ने कहा, यानी हम नॉर्मल से कह सकते हैं मोदी जी ने कहा था, कोई बात। तो ऐसे वाक्य जो अपनी पूर्णता दिखाएं वो क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं। आगे देखिए आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। आश्रित मतलब भी समझ में आ रहा है कि आश्रित, किसी पे निर्भर होना, किसी पे डिपेंडेंट होना। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि आश्रित मतलब ऐसे वाक्य जो अगर लिखे जा रहे हैं तो बिना प्रधान के वो कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं, ये मान के चलिए। यानी यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि सोहन आ जाए। ठीक, तो यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ। तो देखिए यदि सोहन आ जाए, इसके बाद आपके दिमाग में हो रहा है ना कि अगर इसको मैं माने बंद कर दूँ इस वाक्य को, तो मैं उसके साथ चलूँ, तो आपको ये दिमाग में आएगा ना कि अरे ये जो यदि सोहन आ जाए तो उसके बाद क्या होगा। तो जहाँ भी कहीं ऐसे वाक्य हों तो ये समझ जाना है कि ये जो वाक्य होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य सोहन आ जाए है और तथा मैं उसके साथ चलूँ प्रधान उपवाक्य, यानी अगर केवल मैं उसके साथ चलूँ तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ समझने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको ये लगता है कि सोहन आ जाए तो उसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क आए, तो वहाँ आपको समझना है कि वो आश्रित उपवाक्य ही है। यानी ऐसे उपवाक्य जिनमें अधूरापन दिखे, जो अधूरे लगें, माने उसे पढ़ने पे लगे कि इसके आगे कुछ और होगा, तो ऐसे उपवाक्य जब आते हैं तो वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। और ऐसे उपवाक्य जो केवल अपनी
अर्थ को एकदम बता देते हैं, पूर्णतः रहते हैं, एकदम स्वतंत्र रहते हैं। वो उस वाक्य को पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये एकदम माने कंप्लीट सेंटेंस है, तो वो प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको पहचानने के लिए भी मैं कुछ वर्ड लाई हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं। देखिए, आपको पीछे मैंने आपको दिखाया था ना कि उपवाक्य कैसे माने उनका आरंभ कैसे होता है, उनकी शुरुआत कैसे होती है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ भी कि जिससे कि ताकि ज्यों ही जितना ही ज्यों ही ये जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड रखे ना बेटा, अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में ये आते हैं तो अगर इससे कोई भी वाक्य प्रारंभ होता है यानी शुरू होता है तो एकदम समझ जाइए बेटा कि वो आश्रित उपवाक्य ही हैं। और अगर इसके बाद वाला जो माने आधा सेंटेंस रहेगा वो रहेगा तो वो मान के चलिए कि वो प्रधान उपवाक्य होगा। यानी जो भी वाक्य जिससे कि ताकि ज्यों चूंकि यद्यप यदि जब तक जहाँ तहाँ जिधर चाहे मानो इन सब से जहाँ भी स्टार्टिंग हो उसको आप आंख मूंद के करिएगा कि वो आश्रित हैं और जो उसके बाद बचते हैं वो प्रधान उपवाक्य। ठीक, तो ये थे थोड़े से उपवाक्य के बारे में बातें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मिश्र वाक्य। मैंने आपको बता दिया प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होते हैं और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, प्रधान और आश्रित। तो इन सब के बारे में तो आप अच्छे से जान गए होंगे। और अब देखिए, अब आते हैं मिश्रित वाक्य पे। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो अगर आप समझ चुके हैं तो ये मिश्रित वाक्य बनाना आपके चुटकियों का खेल है। ठीक, देखिए कैसे बनता है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा, यानी सरल वाक्य के अलावा कोई दूसरा उपवाक्य हो। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित। अभी मैंने बताया आपको आश्रित और प्रधान क्या होते हैं। ठीक, इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समीपकाएं क्रियाएं रहती हैं, यानी 2-3 क्रियाएं रहती हैं, माने उसके जैसे कि उसके सापेक्ष क्रियाएं होती हैं। ठीक, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो जो आप योजक लगाते हैं, जैसे कि, ज्यों, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, मैंने आपको बताया ना मैंने, वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ प्रयोग करते हैं वही आश्रित उपवाक्य के आरंभ में लग जाते हैं और इससे हम पकड़ लेते हैं कि वो आश्रित उपवाक्य ही है। अगर कहीं भी आपको क्योंकि मिले, जितना मिले, उतना मिले, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, इन सब का जहाँ आपको प्रयोग मिलता है बेटा वो सारे वाक्य क्या हैं, आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक, अब देखते हैं मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। उदाहरण से समझिए, मुझे लगता है मेरा मानना है कि उदाहरण से हम लोग और बेहतर उस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए क्या है उदाहरण, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ये जिसने, ये कहाँ से शुरू हुआ, वह कौन सा मनुष्य है, ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये क्या होगा, प्रधान उपवाक्य। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना, मैंने अभी बताया आपको, जिसने, जैसे, तैसे, जैसा, जिसको, ज्यों त्यों, जहाँ भी आए, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो वही आश्रित उपवाक्य होता है। तो बस आपको ये देख लीजिए आप, मिल गया आपको उदाहरण। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक उपवाक्य नहीं 2 उपवाक्य हैं। एक कौन सा, वह मनुष्य कौन सा है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, ये उपवाक्य, माने दो उपवाक्य आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा आश्रित है। वह कौन सा मनुष्य, देखिए यहाँ पे मात्रा छूट गया है, कौन सा मनुष्य, यह उपवाक्य प्रधान है। मैंने बताया ना कि वह कौन सा मनुष्य है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें नो डाउट कि ये प्रधान नहीं है, ये प्रधान ही उपवाक्य है। जिसने, जिसने से मैंने पकड़ने को कहा है, जिसने, ज्यों, जैसा, त्यों, यदि, यद्यपि, ये सारे जिससे भी स्टार्ट होते हैं, बस एकदम आंख मूंद लीजिए बेटा और बता दीजिए कि वो आश्रित उपवाक्य है, उसमें नो डाउट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आश्रित उपवाक्य है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में 2 विधेय एवं दो विधेय मिश्र वाक्य होते हैं, अतएव यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। मतलब कि देखिए, वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने माने यहाँ पे उपवाक्य 2 रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, और उनको समझने के लिए आश्रित और प्रधान समझने के लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप सीधे सीधे
वहाँ पे जाएं और जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से हम बता सकते हैं, तो जैसे कि ज्यों त्यों, जैसे, क्योंकि, ये सारे शब्द अगर आगे दिख जाते हैं तो बस पकड़ लीजिए कि बस ये आश्रित हैं और उसके बाद जो बचता है वो प्रधान होता है। ठीक। मिश्र वाक्य के कुछ और उदाहरण भी मैं बेटा यहाँ पे लाई हूँ, जो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, माने जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। देखिए, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। देखो, अब इसमें ये देखिए दो उपवाक्य हैं इसमें, एक बैठी है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, वहाँ बैठी है, तो देखिए यहाँ ये कौन किससे शुरू हुआ, जो से शुरू है। ठीक। तो जो औरत वहाँ बैठी है, ये अधूरा वाक्य है। तो ये अधूरा है, यानी ये इस प्रधान पे आश्रित है, वह वो मेरी माँ है, यानी वो मेरी माँ है। अगर आप कहते हैं वो मेरी माँ है तो कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं, आप अपने दिमाग से सोचिए। माने जब आप कहते हैं वो मेरी माँ है तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये प्रधान हुआ। और जो औरत वहाँ बैठी है, जो औरत वहाँ बैठी है, मान लीजिए ऐसे वाक्य आप यूज़ करें तो आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि वो कौन है, या फिर वो क्या कर रही है, या फिर वो कुछ कर रही है क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है, तो बस पकड़ लीजिए कि बस ये आश्रित है और जो एकदम कंप्लीट सेंटेंस है वो प्रधान है। ठीक। इससे आप समझ गए होंगे। जो लड़का कमरे में बैठा वह मेरा भाई, देखिए ये सेम वही वाक्य है, बस शब्द अलग अलग हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है, और वह मेरा भाई ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक। यदि परिश्रम करोगे तो, इतना अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसके आगे कुछ कहना है, उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, तो सिंपल वाक्य है, यानी साधारण वाक्य है, एकदम आराम से आपका स्वतंत्र वाक्य है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पे यदि, जो यदि है यही आपको पकड़ के बताएगा कि मैं आश्रित उपवाक्य हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, मैं जानता हूँ, देखिए यहाँ पे जानता हूँ आ गया, तो इससे हम पकड़ सकते हैं कि ये आश्रित उपवाक्य है। अच्छे नहीं हैं, यानी तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो ये क्या हो गया, प्रधान। ठीक बेटा। अब मुझे नहीं लगता बेटा आप लोगों को कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य समझने में माने कोई दिक्कत होगी। और हाँ, एक और चीज़ छूट रही है, वो ये है कि आपकी जो ये प्रधान और आश्रित उपवाक्य के बाद एक चीज़ और छूट रही है बेटा, कि वो जैसे कि इसमें आपको कैसे ये बताना है, जैसे कि मिश्र वाक्य में अगर आ रहा है तो उसके भेद भी बताने के लिए पूछता है। तो ये वीडियो मैं कल डाल दूँगी, वो छोटा-सा वीडियो रहेगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें ये बताना, जैसे वो क्रिया विशेषण पूछता है और संज्ञा पूछता है कि इसके बाद ये कौन-सा उपवाक्य है, माने उसके भेद बताइए। मान लीजिए प्रधान है, आश्रित है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन जो प्रधान उपवाक्य है उसका भेद बताइए, या फिर आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए, तो उसमें वो भी पूछता है। तो वो मैं कल आपको बता दूँगी, और आप लोग एकदम आराम से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बेटा। और जहाँ कुछ भी जो चीज़ें अच्छी लगी हों प्लीज़ कमेंट करिए, और जो ख़राब लगी हों उसे भी बताइए, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो तब तक कल के लिए धन्यवाद, और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।